चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी वहां से एक लड़का जो अपनी बाइक पर सवार था गुजर रहा था। अचानक ही उस जंगल के बीचों बीच उसकी बाइक खराब हो जाती है। शिट यार, इस बाइक को भी अभी खराब होना था। इतनी रात हो रही है और तो और यहाँ दूर दूर तक मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं यहाँ मदद मांगू तो मांगू किससे? वो लड़का ये बात बोल ही रहा था कि तभी उसे किसी की पायल की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसके कानों में इस तरह गूंज रही थी जैसे मानो वो पायल सिर्फ और सिर्फ उसे ही बुला रही हो। वो लड़का भी अपनी बाइक वहीं छोड़ता है और उस पायल का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाता है, जहां वो एक लड़की को बैठा देखता है। उस लड़की को इस तरह सुनसान जंगल में अकेले देख वो लड़का उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, आप इतनी रात गई इस घने जंगल में क्या कर रही है? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह अकेले इस जंगल में ठहरना खतरे से खाली नहीं? उस लड़के की बात सुनकर वो लड़की अब जोर जोर से हंसने लगती है। उस लड़के को समझ नहीं आता कि वो इस तरह हंस क्यों रही है। वो उसे सवाल करता, तभी वो लड़की पीछे मुड़ती है। उस लड़की के चेहरे पर काफी सारे निशान थे और उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ा था। उसकी आंखें काली थी। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर उस लड़के की आवाज हलक में अटक जाती है और वो वहां से उल्टे पैर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो लड़की इतनी तेज चिल्लाती है कि उस लड़के के कान से खून बहने लगता है, मानो उसके कानों के पर्दे फट गए हो। दोस्तों, आजकल एक स्टेबल पैसिव इनकम होना कितना जरूरी है, मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। यह है वो ऐप जिसने मुझे एक पैसिव इनकम जनरेट करने में काफी मदद की है। ये गेम्स इंटरेस्टिंग होने के साथ ही साथ प्रॉफिटेबल भी है। यस, मैं 11,000 रुपए जीत गया। क्या आप भी मेरी तरह जीतना चाहते हैं? तो जाइए कमेंट सेक्शन में और क्लिक कीजिए जो लिंक हमने पिन कमेंट में दिया है उस पर। आप हमारा प्रोमो कोड KISSE1 डालकर फ्री बोनस 1,50,000 INR प्लस 150 फ्री स्पिन्स भी ले सकते हैं अपने पहले डिपॉजिट पर। वो लड़का अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पिशाचिनी हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है और हंसते हुए उससे कहती है, भाग के कहाँ जाएगा? कैसा तक भागेगा? लोग मेरे पास आते तो अपनी मर्जी से है, लेकिन वो जिंदा कभी नहीं वापस जाते। वो लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले ही पिशाचिनी उस लड़के के ऊपर चढ़ जाती है और अपने गहरे नुकीले दांतों को बाहर निकालकर उसके गर्दन पर चुभाकर उसका खून चूस लेती है। इस तरह वो लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था और वो वहीं ढेर हो जाता है। तभी वो पिशाचिनी उसका पैर पकड़कर खींचते हुए उसे हाईवे पर फेंक देती है। ये कहानी है सीलमपुर गांव की, जहां रात के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि रात के समय उनके गांव में एक ऐसी चीज भटकती है जिसकी कल्पना शायद किसी गांव वालों ने नहीं करी थी। पर क्या गांव पर किसी की बुरी नजर लगी थी या किसी और का ही साया था? ये तो हमें इस कहानी में ही पता चलेगा। सीलमपुर गांव में विवेक नाम का एक लड़का अपनी माँ सुनीता और भाई विक्रम के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन, माँ, आज मैं शहर जा रहा हूँ और मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए तुम मेरे लिए रुकना मत और खाकर सो जाना। ये बात तो ठीक है विवेक, लेकिन अगर तुझे लगा कि तुझे आने में रात हो जाएगी तो एक काम करना, शहर में कहीं रुक जाना, क्योंकि रात के समय हमारा गांव सुरक्षित नहीं है। ये तुम अच्छे से जानते हो। क्या माँ, कैसी बात कर रही हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर विवेक शहर के लिए रवाना हो जाता है और शहर में अपना काम खत्म कर घर आने लगता है। पर उसको घर आते आते शाम हो जाती है, लेकिन अब भी उसका गांव 10 किलोमीटर दूर था। विवेक जंगल के रास्ते को देख खुद से कहता है, अगर मैं हाईवे से जाऊंगा तो मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे। क्यों ना मैं ये शॉर्टकट अपना लूं? इस जंगल के रास्ते में अपने गांव भी जल्दी पहुंच जाऊंगा और माँ गुस्सा भी नहीं करेगी। जंगल के रास्ते वो घर जल्दी पहुंच जाएगा, ये सोचकर वो जंगल का रास्ता अपना लेता है। वो थोड़ी ही दूर चलता है कि तभी उसको किसी के रोने की आवाज आती है। इतने घने जंगल में कौन रो रहा है?
और आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है? विवेक उस रोती हुई आवाज का पीछा करता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक लड़की बैठी हुई नजर आती है जो अपने घुटने पर अपने सर को टेक कर रो रही थी। उस लड़की को देख विवेक अपने बैग से पानी निकालता है और उसे देते हुए कहता है, सुनिए, आप इस तरह रो क्यों रही है? और तो और आप अकेले इस जंगल में क्या कर रही है? अरे इस जंगल में किसी जानवर ने आपका शिकार कर लिया तो? विवेक की बात सुनकर वो लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उस लड़की की आंखें पूरी तरह लाल थी, पर विवेक उसकी लाल आंखों को इग्नोर करते हुए उसको पानी देता है। देखो, रोते रोते पूरी आंख लाल कर ली है तुमने। ये लो पानी पियो। मैं पानी नहीं पीती, मुझे पानी नहीं चाहिए। यार ये सही है, अपना गुस्सा तुम खाने पीने पर निकाल रही हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। विवेक की बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद विवेक और वो लड़की दोनों ही विवेक के घर चले जाते हैं, जहाँ सुनीता उस लड़की को देख विवेक से कहती है, विवेक, ये कौन है? माँ ये कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक लड़की है। तुम्हें पता है, ये मुझे जंगल में रोती हुई मिली थी। जंगल में? तू जंगल के रास्ते से आया था? अरे तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है क्या? एक तो तुझे इस लड़की का नाम नहीं पता, ऊपर से तू इसे जंगल से लेकर आया है। अरे नालायक, तुझे मालूम नहीं उस जंगल में एक पिशाचिनी रहती है जो लोगों का खून चूस कर उसको मार डालती है। कहीं ये लड़की वही पिशाचिनी तो नहीं है? हे लड़की, सच बता, तू पिशाचिनी तो नहीं है ना? अगर तू पिशाचिनी है तो मेरे घर से चली जा, क्योंकि मैं तुझे मेरे घर को कुछ नहीं करने दूंगी। आंटी जी, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? वो तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, इसलिए मैं उस जंगल में रो रही थी। लेकिन भला हो विवेक जी का, जो इन्होंने मेरी मदद करी। आंटी जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पिशाचिनी हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना बोलकर पिशाचिनी पीछे मुड़ती है और अपनी आंखों को काली कर अपने दांत बाहर निकालने लगती है, पर तभी विवेक बीच में बोल पड़ता है, माँ ये आप कैसी बातें कर रही है? देखो रात ज्यादा हो रही है, अगर आपको इसे घर से बाहर ही करना है तो सुबह कर देना। एक जवान लड़की को इस तरह घर से बाहर निकालना सही नहीं है। पिशाचिनी अपने रूप को नॉर्मल करते हुए दोबारा सुनीता की तरफ मुड़ जाती है। उसकी आंखों में मासूमियत देखकर अब सुनीता को भी लगने लगता है कि वो कोई पिशाचिनी नहीं बल्कि एक आम इंसान है, और वो उसे अपने घर में पनाह देने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए जाते हैं, लेकिन इस दौरान वो पिशाचिनी खाना नहीं खाती। देर रात सभी सो रहे थे, तभी वह पिशाचिनी उठती है और हवा में उड़ने लगती है। उसके काले खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। वो पिशाचिनी उड़ती हुई सिर्फ और सिर्फ विवेक के इर्द गिर्द घूम रही थी। कुछ देर बाद पिशाचिनी आराम से विवेक के करीब बैठी है और धीरे धीरे उसकी गर्दन के पास अपने नुकीले दांतों वाला मुंह ले जाती है। अचानक विवेक की आंख खुल जाती है और वो इस लड़की को अपने इतने करीब देखकर एकदम उठकर पीछे हो जाता है। ये आप क्या कर रही थी? आप मेरे इतने करीब? वो मुझे माफ कर देना। मैं वो दरअसल मेरे पास कोई जवाब नहीं है, पर मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। इन कुछ घंटों में आपने जिस तरह से अपने घर वालों से मेरे लिए लड़ाई करी है और जितनी मेरी केयर करी है, ये सब देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया है। विवेक कुछ कहता तभी वो पिशाचिनी अपनी आंखों को काली करती है। विवेक भी उसकी आंखों में खो जाता है और वो उसके सम्मोहन में आ जाता है। अब अगले दिन विवेक उस पिशाचिनी से शादी करने की बात करता है। माँ, मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ। मैं नेहा को प्यार करने लगा हूँ। मैं इसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अरे मत मारी गई है क्या तेरी? बिना सोचे समझे कोई भी फैसले लिए जा रहा है। तुझे इसका नाम भी अभी तक नहीं पता लगा, ना इसके खानदान का पता, ना परिवार का पता, और तू इससे शादी करने की बात कर रहा है। विवेक पिशाचिनी के कब्जे में था, इसलिए विवेक अपनी माँ के सिंदूर को उठाता है और पिशाचिनी यानी नेहा की मांग में भर देता है। ये देख सुनीता अपने सर पर हाथ रख लेती है। अब ना चाहते हुए भी उसको उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ता है।
देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाते हैं और इस 3 दिन के दौरान विवेक के घर वालों को पता लगता है कि नेहा पेट से है। शादी को अभी 3 दिन भी ठीक से नहीं हुए और ये इतनी जल्दी पेट से है। सुनीता अपने ही सवाल का जवाब ढूंढने लगती है। वो जानना चाहती थी कि उसके घर में जो आई है वो आखिर कौन है। बस यही जानने के लिए वो देर रात उठकर अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उसके कानों में किसी की बुदबुदाहट की आवाज सुनाई देती है। वो इस आवाज को गौर से सुन रही थी और वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि बाहर गांव से आ रही थी। सुनीता अपने कमरे में खिड़की खोलकर बाहर देखती है जहां उसकी बहू अपने बालों को खोलकर आसमान में उड़ रही थी और अचानक ही वो खिड़की के पास आ जाती है। सच में आखिरकार तुमने मेरी सच्चाई देख ली। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हर उस इंसान को मौत के घाट उतार दूंगी जिसको मेरे सच के बारे में पता चलेगा। इतना बोलकर वो पिशाचिनी एक काले धुएं में तब्दील हो जाती है और खिड़की द्वारा अंदर आ जाती है और एक बार फिर वो अपना भयानक रूप ले लेती है। जिसके बाद वो पिशाचिनी अपने दांतों को निकालकर अपनी सास की गर्दन पर काटकर उसका सारा खून पी जाती है। लेकिन ये सब कुछ दूर खड़ा विक्रम देख लेता है। तुम मेरी भाभी नहीं बल्कि एक पिशाचिनी हो। माँ ठीक बोलती थी कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। मेरी सच्चाई तू तब बताएगा ना जब तू सच बताने के लिए जिंदा बचेगा। विक्रम जैसे ही पिशाचिनी की ये बात सुनता है वैसे ही वो अपने कदमों को अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ाता है और भागते हुए अपने भाई के कमरे में जाता है और अपने भाई को सब कुछ बता देता है। ये जानने के बाद विवेक को जरा सी भी हैरानी नहीं होती। मैं जानता हूँ विक्रम कि नेहा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक पिशाचिनी है। पिशाचिनी भैया, अगर आपको ये सब कुछ पता था तो आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? हम लोग गांव वालों के साथ मिलकर इस पिशाचिनी का कुछ। विक्रम आगे कुछ कहता उससे पहले उसकी नजर विवेक की गर्दन पर जाती है जहां उसकी गर्दन पर पहले से ही दांत के निशान होते हैं। वो दांत का निशान देख विक्रम को ये समझते देरी नहीं लगती कि उसका भाई भी कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच बन चुका है। भैया मैं समझ गया। इतना बोलकर विक्रम वहां से भागने की कोशिश करता है पर तभी विवेक उसका पैर पकड़कर खींच लेता है और विक्रम वहीं गिर जाता है और उसके पैरों पर विवेक काट लेता है। लेकिन फिर भी विक्रम हिम्मत नहीं हारता और एक बार फिर उठकर भागने की कोशिश करता है और इस बार वो भागने में कामयाब भी हो जाता है और वो अपने सभी गांव वालों को इकट्ठा कर सभी को सब कुछ सच बता देता है। ये जानने के बाद सभी गांव वाले अपने हाथ में आग की मशाल लेकर आते हैं और विक्रम के घर को जला देते हैं। विक्रम के घर में विवेक और वो पिशाचिनी जल रहे थे पर तभी वो पिशाचिनी अपने पेट पर एक जादू करती है। अपने पेट से अपना बच्चा निकालकर बाहर की तरफ फेंक देती है और इस तरह उन दोनों का अंत वहीं हो जाता है। लेकिन क्या सच में ये अंत था या यहाँ से शुरुआत थी एक नई कहानी की? यार बहुत अंधेरा हो रहा है, मुझे वहाँ नहीं जाना। देखो हमें सड़क के रास्ते से ही चलना चाहिए। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही? ये एक शॉर्टकट रास्ता है और वैसे भी उन्होंने अपना फार्म हाउस जंगलों के अंदर ही बनाया हुआ है न कि सड़क किनारे। भाई और कितना दूर है अभी? मेरे तो पैर दर्द होने लगे हैं चलते चलते। सही कहा, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। ऊपर से इस जंगल के अंदर मुझे डर भी लग रहा है। डर क्यों रही हो? हम सब साथ हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी माँ मुझे कहानी सुनाया करती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जंगलों में निशाचर होती है जो लोगों का खून पीती है। लगता है तुम बचपन में खाना नहीं खाया करती थी, तभी तुम्हारी माँ तुम्हें डरा कर खाना खिलाया करती होगी और झूठी कहानी बनाया करती होगी। मेरी बात को नजरअंदाज मत करो, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सब हकीकत में होता है। आराध्या ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। आराध्या पीछे पलटकर देखती है लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता, जिसके बाद आराध्या एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ चलने लगती है और तभी एक तेज हवा का झोंका आराध्या के कानों को छू कर जाता है और उस हवा के झोंके में जैसे किसी ने आराध्या का नाम पुकारा हो।
आराध्या। उस आवाज को सुनकर आराध्या एक झटके से पीछे मुड़ती है, पर उसे उस जंगल में जंगल और काले अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हुआ आराध्या? वो आवाज सुनी तुमने? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। नहीं तो, हमें तो कोई आवाज नहीं आई। आराध्या, ये सब तुम्हारा वहम है। मैं कह रहा हूँ कि तुम ये फालतू की चीज सोचना बंद कर दो। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, पर जो भी है, ये लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मुझे इनके आगे कुछ नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। फिलहाल चलो, हमें कहाँ चलना है? वो सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें जंगलों के अंदर एक रोशनी नजर आती है। वो सभी उस रोशनी की तरफ जाते हैं। चारों तरफ बहुत तेज अंधेरा होता है, लेकिन देखते ही देखते वो जंगलों के बीच फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पर फार्म हाउस को बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है। वहां पर मयंक अपने सभी दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें गले से लगाता है। जितना भी उनका डर था वो सब जा चुका था, क्योंकि अब वो आराम से फार्म हाउस के अंदर पार्टी कर रहे थे। ये मयंक का 22वां बर्थडे था और वो अपने बर्थडे के चलते सभी को पार्टी दे रहा था, लेकिन सभी दोस्तों के आने के बाद भी उसे किसी का इंतजार था। क्या हुआ मयंक? तुम केक कट क्यों नहीं कर रहे हो? चलो जल्दी से केक कट करो ना। वो आने ही वाली होगी, बस अब थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन आने वाली है? क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है? तुम ऐसा भी समझ सकते हो। इतना बोलकर मयंक शर्माने लगता है। तभी उसके फार्म हाउस का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर एक बहुत सुंदर लड़की आ रही होती है, जिसने पतली कमर और सुंदर शरीर के साथ साथ लाल रंग की साड़ी पहनी होती है। साथ में उसके लंबे लंबे बाल थे। उसकी सुंदरता मानो जैसे फार्म हाउस की सजावट को 4 चांद लगा रही हो। सबकी नजर अचानक से उस लड़की पर पड़ती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि लड़कियां भी उसकी खूबसूरती को देखकर उसके चेहरे से नजर नहीं हटा पा रही थी। तभी वो लड़की हाथों में फूल लिए मयंक के पास आती है और उसे गुलाब का फूल देकर बर्थडे की शुभकामनाएं देती है। उसके चेहरे की हंसी को देखकर सभी लड़के मोहित हो जाते हैं। इतने में पुनीत कहता है, अरे मयंक, क्या कंटाप लड़की है ये? अरे मैंने ऐसी लड़की पूरी कायनात में कभी नहीं देखी। अरे ये तो खूबसूरती में मिस वर्ल्ड को भी फेल कर रही है। ओ, तू अपना मुंह बंद रख। ये कोई मिस वर्ल्ड नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसका नाम निशा है। ये सुनते ही आराध्या हैरान हो जाती है। वो निशा को देखती ही रह जाती है। उसके मन में निशा को लेकर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती के आगे किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ निशा मयंक और उसके सभी दोस्तों से बात कर रही होती है। उसके हंसते हुए बात करने की तरीके से सब लोग बहुत मोहित होते हैं। निशा सभी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। इस बात से सब लोग बहुत खुश होते हैं, मानो उस पार्टी को 4 चांद लग गए हो। और सभी निशा के साथ डांस भी करते हैं। देखते ही देखते आधी रात हो जाती है और सभी कुछ ड्रिंक्स के साथ पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। चलो, बहुत रात हो गई है, अब हमें आराम करना चाहिए। कल हम अपने अपने घर के लिए निकलेंगे। चलो निशा, कमरे में चलते हैं। मयंक निशा की कमर में हाथ डालकर उसे कमरे के अंदर ले जाता है। निशा भी मयंक के करीब जाकर मदहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही घड़ी के अंदर 3 बजते हैं, निशा देखते ही देखते बला की खूबसूरत से भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। उसे देखकर मुर्दा दोबारा मर जाए इतनी खौफनाक लगने लगती है। मयंक के पूरे चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं और वो हैरान हो जाता है। अभी तक जिस हसीन लड़की के साथ वो अपनी शाम बिता रहा था, वो एक भयानक चुड़ैल कैसे बन गई? ये बात उसे परेशान करने लगती है। इतने में निशा मयंक से कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे दूर क्यों हो गए हो? मेरे पास आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। कौन हो तुम? मयंक की ये बात सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी देखकर मयंक और भी ज्यादा डरने लगता है। तभी निशा एकदम से उनके पास जाती है और उसके गले में अपने नुकीले दांत मारकर उसका सारा खून चूसने लगती है। देखते देखते निशा मयंक के पूरे शरीर का खून चूसकर उसके शरीर को सुखा देती है, मानो जैसे उसके शरीर से सब कुछ खत्म हो गया हो। आज मेरी प्यास बुझी है। अब मैं अपने आप को और शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ
अभी तो मैं और भी शक्तिशाली महसूस करूंगी, क्योंकि आज मुझे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 लोगों का खून पीने का मौका मिलेगा। इस तरह निशा मयंक का खून पीने के बाद पुनीत के कमरे में जाती है। जैसे ही पुनीत अपने सामने भयानक चुड़ैल को देखता है, वो डर के मारे कांपने लगता है। पुनीत कुछ कर पाता, इतने में तो वो चुड़ैल उसको अचानक से पकड़ लेती है और उसके गले में अपने नुकीले दांत मारकर उसका सारा खून चूसने लगती है। धीरे धीरे वो उसके शरीर का भी सारा खून पी जाती है और खून पीने के बाद वो खुद को और भी ज्यादा शक्तिशाली महसूस करती है। बेचारे पुनीत के शरीर से सारा खून खत्म होने पर वो बिल्कुल सूख जाता है। खून का एक एक कतरा पीने के बाद चुड़ैल उसे छोड़ देती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। आज मैं सबका खून पी जाऊंगी। निशाचर एक एक करके सभी के कमरे में जाती है और सभी का खून पी जाती है। आखिरी में आराध्या का कमरा बचता है। जब चुड़ैल आराध्या के कमरे में जाती है तो उसे आराध्या कहीं नजर नहीं आती। बस मेरा एक और शिकार रह गया है। इसका खून पीने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो जाऊंगी। आज अमावस्या की रात है। आज मुझे किसी भी कीमत पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होना है। उसके बाद मेरे जितना ताकतवर और मेरे जितना खूबसूरत हसीन कोई नहीं होगा। मैं जो चाहूंगी मुझे सब हासिल होगा। चुड़ैल पूरे घर में आराध्या को ढूंढती है, लेकिन उसे आराध्या कहीं नहीं मिलती। वो एक एक कमरे में जाती है, लेकिन फिर भी उसके सामने आराध्या नहीं आती, जिसकी वजह से चुड़ैल को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपनी पूरी ताकत से पूरे घर को हिलाकर रख देती है। तभी आराध्या चुड़ैल के सामने आती है। मार डाला तुमने, मेरे सभी दोस्तों को मार डाला। मुझे पता था कि तुम चुड़ैल हो। तुम मासूम लोगों का खून पी जाती हो और अपनी शक्तियों को बढ़ाती हो। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। मैं सबका खून पीती हूँ और अब तेरी बारी। अब मैं तेरा खून पी जाऊंगी और तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। चुड़ैल इतना कहकर धीरे धीरे आराध्या की तरफ बढ़ने लगती है और आराध्या अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे करती है। आराध्या बहुत डर चुकी थी। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे भयानक चुड़ैल के करीब आते आते अपनी मौत और नजदीक से दिखाई देने लगती है। जैसे चुड़ैल आराध्या के करीब पहुंचकर उसे अपनी तरफ पकड़कर खींचने वाली होती है, उसी वक्त चुड़ैल जैसी आराध्या को स्पर्श करती है, उसे बहुत तेज झटका लगता है और उस झटके से वो हवा में उड़ते हुए दीवार पर जाकर गिरती है। अब चुड़ैल की आंखों में एक भयानक खौफ नजर आ रहा था। जो खुद इतनी डरावनी और खतरनाक थी, वो एक मामूली इंसान जैसे दिखने वाली लड़की से डर रही थी। चुड़ैल अब इस हालत में थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी आराध्या मुस्कुराने लगती है। मुझे इतना बड़ा झटका कैसे लगा? आज तक मेरे सामने कोई नहीं टिक पाया ना ही मुझे कोई हरा पाया। मैंने जिसका चाहा उसका खून पिया, लेकिन तुम्हें छूने पर मुझे इतना बड़ा झटका लगा और मैं अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आखिर कौन हो तुम और तुम खड़ी हुई मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या राज है तुम्हारी इस रहस्यमयी हंसी का? चुड़ैल के इतना बोलते ही आराध्या जोर जोर से हंसती है। तू इन सभी का खून पी सकती है, लेकिन मेरा नहीं पी सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तेरी कमजोरी क्या है और मैंने तेरी कमजोरी पकड़ ली है। अब तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती और आज तेरा आखिरी दिन है। देख अब मैं तुझे कैसे खत्म करती हूँ। आराध्या इतना कहकर वहाँ पर पड़ी कुछ लकड़ियों को जलाकर उस आग के चारों तरफ एक गोल घेरा बनाती है, जिसमें वो बैठ जाती है। आराध्या के पास जानवर के कटे हुए बाल और उसकी खाल थी। माना जाता है कि जानवर की बदबू से भयानक प्रेत आत्माएं भी दूर भाग जाते हैं। आराध्या ने कुछ ऐसा ही किया था। उसने बहुत चालाकी से पार्टी के समय निशा के बाल काटकर जानवर की चर्बी में बांध दिए थे और उसे अपने पास रखा था। इसी के कारण चुड़ैल आराध्या का कुछ नहीं कर पाई थी। वो उस अग्नि में जानवर की चर्बी के साथ निशा के बालों को जला देती है। देखते ही देखते वहां एक काला धुआं प्रकट होता है।
वो काला धुआं धीरे धीरे चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेता है। उसकी सारी शक्तियां उस धुएं के साथ साथ उसके अंदर से निकल जाती है और वो बहुत कमजोर हो जाती है। तभी आराध्या अपने मुंह से एक मंत्र का जप करती है और चुड़ैल के पैरों की धूल को अग्नि में फूंकती है, जिससे चुड़ैल और भी ज्यादा तड़पने लगती है। माँ, आपकी सुनाई हुई कहानी और बताए हुए तौर से आज मैं इस चुड़ैल का खात्मा कर सकूंगी। आज के बाद ये चुड़ैल फिर कभी किसी का खून नहीं पी पाएगी। आराध्या की माँ ने बचपन में उसे चुड़ैल की कहानी तो सुनाई ही थी, बल्कि उसकी माँ ने अपने जिंदगी में कई चुड़ैलों का अंत भी किया था, जो अपनी ताकत के लिए मासूम लोगों के शरीर से रक्त पिया करती थी। एक रात आराध्या ने ये सब अपनी माँ को करते हुए देख लिया था और उसके अगले दिन ही उसने अपनी माँ से सब कुछ पूछा था, जिसके बाद उसके बारे में उसकी माँ ने उसे सब कुछ बताया था। बस वही सब करके आराध्या ने चुड़ैल को पूरी तरह से अमावस्या की रात को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। चुड़ैल एक काले धुएं में बदल जाती है। आराध्या उसे एक कांच की बोतल में भरकर समंदर में फेंक देती है और हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल से निकलकर चली जाती है। उसे अपने दोस्तों को खोने का अफसोस तो था, लेकिन अपनी जान बचने की खुशी भी थी। अब वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करती है और आगे बढ़ती है। पहाड़ियों से घिरे घने जंगल में एक लड़की के बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर काफी चोटें थी। वो वहां किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, पर अचानक से एक साया उसके सामने आता है और उसकी चीख उस घने जंगल में गूंजती है। कुछ साल बाद ये कहानी 3 सहेलियों की है, रिया, कविता और आंचल की, जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। वो तीनों बचपन की दोस्त थी और जब उन्हें पता चलता है कि कॉलेज से उन्हें कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर ले जा रहा है, ट्रिप का नाम सुनते ही सभी बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन उनमें अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी आंचल। क्या फायदा यार ऐसे ट्रिप का जहाँ मैं जा ही नहीं सकती। लेकिन क्यों आंचल, तू हमारे साथ इस ट्रिप पर क्यों नहीं जा रही? यार तुझे तो पता है ना, मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं जाने नहीं देते। अब तू ही बता, मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ इस ट्रिप पर कैसे चली जाऊं? हाँ चल, तू परेशान मत हो, तेरे घर में हम बात कर लेंगे। वैसे भी तू पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है, तेरा जाना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन यार तुझे तो पता है ना, बचपन से ही मेरे ऊपर बुरी शक्तियों का साया रहा है। यही वजह है कि माँ पापा मुझे बाहर जाने नहीं देते। हाँ चल, हमें पता है, लेकिन तू कब तक इस डर से कहीं बाहर नहीं जाएगी? कब तक अंकल आंटी इस तरह तेरा कवच बनकर तेरी रक्षा करेंगे? एक ना एक दिन तो तुझे उनसे दूर होना ही होगा। आज नहीं तो कल वे तेरी शादी भी तो करवाएंगे ना। और वैसे भी तू कॉलेज की ट्रिप पर अकेली दौड़ने ना जा रही है, हम भी तो तेरे साथ हैं। और तू और टीचर भी तो तेरे घर में बात कर लेगी। अपने दोस्तों की बात से आंचल एग्री होती है, जिसके बाद आंचल की टीचर ही उसके घर वालों से बात करती है। अब ना चाहते हुए भी आंचल के घर वाले उस ट्रिप पर भेज देते हैं। पहली बार तीनों दोस्त ट्रिप पर जा रही थी। इस खुशी में उन तीनों को नींद ही नहीं आ रही थी। अब अगली सुबह होते ही तीनों दोस्त कॉलेज जाती है और कॉलेज वाले कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियों को बस में बैठाकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ते हैं। बस में बहुत हलचल हो रही थी, कोई गाना गा रहा था तो कोई मस्ती कर रहा था। आंचल को विंडो सीट पसंद थी, इसलिए वो शांत बस में विंडो सीट के पास बैठी बाहर का नजारा देख रही थी। उसे हसीन वादियां और शांत एनवायरनमेंट बहुत पसंद था। बस में इतनी चहल पहल होने के बाद भी आंचल का पूरा ध्यान बस से बाहर था। अब वो लोग जैसे ही अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचते हैं, वैसे ही आंचल के चेहरे पर एक ठंडी हवा आती है और उसे किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होता है। आंचल को बचपन से ही भूत प्रेत से काफी डर लगता था। कई बार उसे कुछ बुरी शक्तियों का भी अपने पास होने का एहसास हो चुका था। बस यही वजह थी कि उसके घर वाले उसे अकेले कहीं नहीं जाने देते थे, क्योंकि कई बार आंचल के ऊपर बुरी शक्तियां हावी हो चुकी थी। शायद ऐसा ही कुछ इस बार भी आंचल के साथ होने वाला था। बस अपने रास्ते चल रही थी। जैसे ही वो ठंडी हवा आंचल की चेहरे पर लगती है,
वो घबरा जाती है और उसे महसूस होता है कि इस जगह पर कोई बुरी शक्ति है। ठंड का समय था, लेकिन फिर भी आंचल के चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वो घबराती हुई रिया से कहती है, रिया, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैम, इस ड्राइवर से बोलो ना कोई दूसरा रास्ता ले ले, या तो फिर यहाँ से तेजी से बस चलाए। तुम जानती हो ना, अगर मेरे आसपास कोई बुरी शक्तियाँ होती है तो मुझे उनका आभास होता है, और मुझे अभी आभास हो रहा है। रिया इन सब बातों पर विश्वास करती थी और रिया आंचल की बचपन की दोस्त थी, तो उसने कई बार आंचल की बुरी हालत देखी थी, इसलिए वो आंचल की बात पर विश्वास कर लेती है और कविता से कहती है, कविता, आंचल को यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, और तू जानती है ना आंचल के बारे में। मैम से बोल कि ड्राइवर को बोले कि रास्ता चेंज कर ले या फिर बस तेजी से चला ले। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। प्रिया, आंचल के बारे में सिर्फ तुझे और मुझे पता है और किसी को नहीं। यहाँ कोई हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, और हम सब एक साथ हैं, कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा सा रास्ता और बचा है, हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तीन सहेलियां आपस में बात कर ही रही होती है कि अचानक से बस रुक जाती है और बस के पीछे से धुआं निकलने लगता है। अचानक से ब्रेक लगते ही आंचल समझ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है, पर बस में बैठे बाकी सभी इसे एक अनहोनी समझते हैं। अब सभी बस से नीचे उतरते हैं और ड्राइवर बस को देखकर टीचर और कॉलेज के सभी बच्चों से कहता है, मैडम, बस खराब हो गई है, अब ये बस नहीं चल पाएगी। हमें किसी मैकेनिक को बुलाकर इस बस को ठीक करवाना पड़ेगा। ड्राइवर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम हाईवे पर हैं। इतनी रात में यहाँ पर मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? मैडम, हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बस भी ना इसी समय पर धोखा दे जाती है। चलो हम सब थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता आसपास में रहने के लिए कोई होटल मिल जाए। इतना बोलकर कॉलेज के सभी स्टूडेंट एक साथ चलने लगते हैं। सब आपस में उस रास्ते को एंजॉय कर रहे थे, पर आंचल अब भी डरी सहमी चल रही थी। आंचल को अब भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे है, कोई उसके साथ चल रहा है। आंचल रिया और कविता से कुछ बोलती उससे पहले ही उसे महसूस होता है जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आंचल डरती हुई पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक बार फिर वो अपने कॉलेज के बच्चों के साथ चलने के लिए आगे की ओर घूमती है तो वो देखती है कि कॉलेज के सभी बच्चे गायब हो चुके हैं। यहाँ तक कि उसकी दोस्त रिया और कविता भी उसके साथ नहीं है और वो खुद एक अनजान सी जगह में है। वो खुद को एक घने से जंगल में पाती है और तभी एक बिजली पेड़ पर गिरती है। कुछ देर बाद एक पेड़ टूटकर आंचल की तरफ गिरने लगता है, पर आंचल खुद को बचा लेती है और डरती हुई जंगल से बाहर भागने की कोशिश करती है। पर तभी अचानक से एक हाथ आंचल का पैर पकड़कर उसे नीचे की ओर खींच लेता है। बचाओ, कोई है यहाँ, कोई मुझे बचाओ। इतना बोलकर आंचल जैसे तैसे अपना पैर छुड़वाकर एक बार फिर भागने लगती है और एक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरते ही कविता उसे उठाती है और उससे कहती है, आंचल, क्या हुआ तुझे? तू अचानक से कैसे गिर गई यहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आंचल अपने सामने कविता और बाकी लोगों को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। उसके साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में आंचल उन सबको बताना चाहती थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। जिसके बाद आंचल की टीचर उससे कहती है, आंचल, इतनी ठंड में तुम्हें पसीना आ रहा है? सब ठीक तो है ना? चलो हम पहले होटल चलते हैं, होटल सामने ही दिख रहा है। फिर वहां जाकर तुम बताना तुम्हें हुआ क्या है। ठीक हो तुम? आंचल की ऐसी हालत देखकर उसकी टीचर भी समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब वो लोग जल्दी से एक होटल में जाते हैं और 3 कमरे बुक करते हैं, जिसमें एक कमरे में आंचल, कविता, रिया और उसकी टीचर थे, तो दूसरे कमरे में बाकी के सभी स्टूडेंट और तीसरे कमरे में बस ड्राइवर।
कमरे में आने के बाद सब फ्रेश हो जाते हैं और आंचल अब भी खिड़की के बाहर देख रही थी। ये देख उसकी टीचर उससे कहती है, आंचल मैं काफी देर से देख रही हूँ, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बस में भी तुम उदास चुपचाप बैठी थी और खिड़की के बाहर ही देख रही थी। तुम अब भी काफी डरी हुई हो और इतनी सर्दी में भी तुम्हें पसीने आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? टीचर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, पर बचपन से ही मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का आभास होता है और यहाँ रात में हमारे लिए रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये पूरा गांव ही शैतानी शक्तियों से भरा हुआ है जो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। मुझे डर है कहीं भी मुझे अपना शिकार न बना ले। आंचल की बातों से टीचर भी डर जाती है, पर उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो रात बिताने की सोचती है। आंचल की टीचर आंचल को और उसकी दोस्तों को कुछ तो समझा देती है, पर जब से उसने आंचल के मुंह से ये सब कुछ सुना था, तब से वो खुद भी अंदर से डर चुकी थी। अभी वो लोग सही से आराम भी नहीं कर पाए थे कि अचानक से उनके कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटता है। इस वक्त कौन हो सकता है और इतनी तेज से दरवाजा कौन पीट रहा है? लड़कियों, तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ। पर मैम, इस वक्त दरवाजा खोलना सही नहीं रहेगा, रहने देते हैं। बहुत जल्द सुबह होने वाली है, अब सीधा सुबह ही दरवाजा खोलेंगे। रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या पता बाहर हमारा कोई साथी हो जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। ऐसे में हम स्वार्थी नहीं बन सकते। इतना बोलकर रिया की टीचर दरवाजा खोलती है और वो दरवाजे के बाहर बस ड्राइवर को देखते हैं। बस ड्राइवर को देख सभी हैरान हो जाते हैं और टीचर बस ड्राइवर से सवाल करती है, ये क्या बदतमीजी है? आखिर तुम इतनी रात को इतनी जोर से दरवाजे को क्यों पीट रहे हो? तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर भी तो है, तुम मुझे फोन भी कर सकते हो। जानते हो तुम्हारी वजह से लड़कियां कितनी ज्यादा डर गई हैं। माफ करना मैडम, पर फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, इसलिए फोन नहीं कर सका। वैसे मैंने यहाँ के होटल स्टाफ से बात की तो उसमें से एक मैकेनिकल इंजीनियर निकला। उसने कहा है कि वो बस ठीक कर देगा। एक बार आप उस मैकेनिक से बात कर लीजिए, वो पैसे थोड़े ज्यादा मांग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम चलो। लड़कियों, दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। इतना बोलकर टीचर बस ड्राइवर के साथ चल देती है और थोड़ी ही दूर जाकर बस ड्राइवर अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा लेता है और आंचल को देखकर एक डरावनी हंसी हंसता है। ये देखकर आंचल की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये नजारा सिर्फ और सिर्फ आंचल ही देख पा रही थी। आंचल अपने दोनों दोस्तों को इस बारे में बताती है। रिया, कविता, टीचर जिसके साथ गई है वे हमारा बस ड्राइवर नहीं है, वे कोई बुरी शक्ति है। हमें अपनी टीचर को बचाना होगा। आंचल, ये तो क्या कह रही है? क्या तूने सच में फिर से कुछ देखा? हाँ। ये सुनते ही रिया और कविता के होश उड़ जाते हैं। अब वो तीनों अपने टीचर को बताने के लिए आगे जाती है, पर तभी उनके रास्ते में उनका बस ड्राइवर आता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। वो उनके सामने आते ही उनके पैरों के सामने गिर जाता है और अधमरी हालत में कहता है, जल्दी से कॉलेज के सभी बच्चों को बचाओ, सभी की जान खतरे में है। इतना बोलकर बस ड्राइवर अपना दम वहीं तोड़ देता है। बस ड्राइवर को अपने सामने मरता देख रिया और कविता को आंचल की कही हर एक बात पर यकीन हो जाता है और बस तीनों अपनी टीचर को बचाने के लिए उनके पीछे भागती है, जहाँ वो देखती है कि उनकी टीचर और कॉलेज के बाकी बच्चे उस आत्मा के वश में हैं और वे सभी खाई की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। टीचर रुक जाओ, आगे खाई है। आप सबको क्या हो गया है? आप सब हमारी आवाजें क्यों नहीं सुन रहे? हाँ चल, अब तू ही कुछ कर सकती है, कुछ तो करके देख। हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रहा कोई? उन सबको कुछ हो जाए उससे पहले तो कुछ कर। अब रिया और कविता को सिर्फ आंचल से ही उम्मीद थी, क्योंकि आंचल बचपन से ही बुरी शक्तियों के बीच बली पड़ी थी और वो बुरी शक्तियों को पहचान सकती थी। आंचल अपने गले के ताबीज पर हाथ रखती है
और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उन सबको बचाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके सामने एक भयानक काला साया आ जाता है। उस काले साये को देख आंचल का माथा पसीने से भीग जाता है, लेकिन फिर भी आंचल हिम्मत नहीं करती और वो आगे बढ़ती है। लेकिन तभी पीछे से एक काला साया आता है और रिया और कविता को हवा में उड़ाकर खाई में फेंक देता है। खाई में गिरते ही रिया और कविता की मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों का अंतिम समय देखकर आंचल जमीन पर बैठ जाती है कि तभी उसे वहां पर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। तुझे क्या लगा कि तू अपने इस ताबीज की शक्ति से इन लोगों को बचा लेगी? नहीं मूर्ख लड़की, तू आत्माओं की दुनिया में है, तू इस काली अंधेरी में है, तू किसी को नहीं बचा सकती। आंचल कुछ बोलती कि तभी वो काली रात और घनी हो जाती है और उस काले अंधेरे में न सिर्फ आंचल की टीचर बल्कि उसके कॉलेज के सभी स्टूडेंट जो ट्रिप पर आए थे उस खाई में एक एक कर अपनी छलांग लगाते हैं। आंचल सभी को आवाज लगाती रहती है, वो चीखती रहती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और इस तरह आंचल के साथ आए हुए जितने भी लोग थे उन सभी की मौत हो जाती है। अगर कोई बचता है तो वो थी आंचल, क्योंकि उसके गले में वो लॉकेट था। आंचल अपने सामने अपने सभी दोस्तों और टीचर के मृत शरीर देखकर वहीं बेहोश हो जाती है और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। उसके आसपास पुलिस थी। पुलिस उससे पूछताछ करती, लेकिन आंचल अपनी आवाज खो बैठती है। उस सदमे का आंचल पर इतना गहरा असर हुआ था कि आंचल अब अपनी जिंदगी में कभी बोल ही नहीं सकती थी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।